हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू कर रहे हैं आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल है मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक। ये एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक। ये कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जिनमें से आरएएस का एक बैच है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। एलडीसी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, पता है आपको। इसके वीडियोस काफ़ी सारे मैंने अपलोड कर भी दिए हैं और ये रेगुलर चल रहा है कोर्स। कॉम्प्रिहेंशन बैच, यहाँ पे हम पैराजम्बल को तो पूरा कर ही चुके हैं 100। अब क्लोज टेस्ट और पैसेज, क्लोज टेस्ट भी आधे से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स 45 के अराउंड सेशंस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं अभी, और आगे धीरे धीरे क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो ये सब कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है इसके लिए। और पिछले सेशन के जो हमारे आंसर्स थे, जिनमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था बी और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था सी। ये आंसर्स आप लिख लीजिए, टैली कर लीजिए क्या आपने भी यही आंसर्स दिए थे। अब आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल मैंने बताया आपको, मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक। उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट एडिटोरियल की किस बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट। तो ये है सब मैच्योर और प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में। भारत ने बहुत ही परिपक्वता दिखाई है, बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच दिखाई है। किस चीज़ में? डील साइन करने में। एक एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ईयू के साथ में, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैच्योर और प्रैग्मेटिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी भारत ने एफटीएस जो है साइन किए हैं, लेकिन उसमें काफ़ी छोटे देश, काफ़ी छोटे अलायंसेज, छोटी कंट्रीज के साथ किए हैं। ईयू एक बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, तो एक बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ आनंद फानन में ऐसा नहीं किया कि जल्दबाजी नहीं की, भारत ने बहुत धैर्य रखा, शांति से ये समझौते साइन किए हैं और इसमें अपने हितों का ध्यान भी रखा है। ऐसा नहीं, कई बार हम होता है ना कि बड़ा अपने सामने जब बड़ी कोई मार्केट देखते हैं या बड़े लोगों को देखते हैं तो हम भावुक होकर और कुछ गलत कर बैठते हैं। ऐसा भी नहीं है, भारत ने बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है, अपने हितों की रक्षा जरूर की है। भारत के जो प्रोडक्ट्स, ऐसा हो सकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स को हमें बचा के रखना है, यहाँ पर तो हमें कमाई करनी ही है, उन प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल नहीं भी किया है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। तो सब मैच्योर और प्रैग्मेटिक दोनों ही क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। दोनों की ही वर्ड कैटेगरी क्या डालेंगे आप? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। भारत और ईयू के एफटीए के बारे में है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है। कह रहा है इंडिया डिड वेल, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और वेल है वो क्या है? एडवर्ब है। याद रखेंगे आपकी वेल जो है इसकी डिग्री बेटर और बेस्ट बनती है। वेल की डिग्री बेटर और बेस्ट बनती है। गुड की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बेटर और बेस्ट बनती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गुड को तो आप कहिए एडजेक्टिव है और वेल जो है एडवर्ब है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर वेल की ही क्यों रिक्वायरमेंट थी, वेल हमने क्यों लगाया है, ठीक है, एडवर्ब क्यों लगाया है? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे डिड आ रहा है, डिड वर्ब है और वर्ब का जो मॉडिफायर होता है वो एडवर्ब ही होता है, इसलिए गुड तो लगा नहीं सकते। वर्ब के लिए आ रहा है इसलिए एडवर्ब लगाया गया है ना। तो इंडिया डिड वेल, भारत ने ठीक ही किया है। क्या करके? नेगोशिएट करके। व्हाट डज नेगोशिएट मीन? डिस्कस करके, ठीक है। इसको आप ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे बार्गेन किया है, ये यहाँ पे हैमर आउट किया है, ठीक है, या डिस्कस किया है। तो एक प्रकार से सौदेबाजी करना, और नेगोशिएशन का मतलब ही ये होता है कि डिस्कशन आपका चल रहा है किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आप कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हो, इसलिए आप करते हैं डिस्कशन, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। तो भारत ने ठीक ही किया है, क्या करके? नेगोशिएट करके फ्री डील, फेयर डील। फेयर का मतलब जस्ट है, बिल्कुल एक ऐसी डील है जो एकदम न्यायोचित है, जहां पे किसी का भी नुकसान नहीं है, एटलीस्ट भारत का नुकसान तो है ही नहीं यहाँ पे। ऐसी डील करके, तो लेखक यहाँ पे समझ के चलो कि टोन कैसी हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि इस एडिटोरियल की टोन कैसी है, तो शुरू में ही आपको दिख रहा है कि ये इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो डील यहाँ पे साइन हुई है भारत और ईयू की, इसको लेकर ये इसका जो रुख है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइंस दे रहा है। इसका मतलब अप्रिशिएटिव टोन यहाँ पे फिट बैठेगी कि ये प्रशंसा कर रहा है लेखक इस डील को करने में, जो भारतीय जिन्होंने डील साइन की है उनकी प्रशंसा ये कर रहा है। तो भारत ने ठीक किया है नेगोशिएट करके इस फेयर डील को। फेयर यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, डील नाउन है, ठीक है। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, और यूरोपियन यूनियन से पहले हमेशा ही दे लगता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस स्लाइड में क्या लिख रखा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और ईयू के बीच में, ये एक सिग्निफिकेंट, नॉट जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमीज इन्वॉल्व,
ये महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि इतने बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है, ईयू भी बड़ा बाजार है और भारत भी बड़ा बाजार है, केवल इसलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट शोकेसेस इंडियन नेगोशिएटर्स स्किल। बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जिसने डील यहाँ पे साइन की है उनकी कुशलता दिखाता है, उनकी परिपक्वता दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विपक्ष आपका है, जो अपोजिट पार्टी है, वो बड़ी पावरफुल पार्टी है। ईयू एक छोटा मोटा बाजार नहीं है, तो इसके बावजूद भी आपने बड़ी स्किल और मैच्योरिटी का परिचय दिया है, इसलिए ये डील इंपॉर्टेंट हो जाती है। विस्तार से पढ़ेंगे इसको, तो ये एफटीए का फुल फॉर्म आपको दे रखा है, ये सब्जेक्ट किस किस के बीच में, तो बिटवीन के साथ में आपको हमेशा ही एंड लगाना है, ये पता ही है। तो दो पार्टियां हैं, एक भारत और एक यूरोपियन यूनियन है, इन दोनों के बीच में जो एफटीए है, इस सब्जेक्ट की वर्ब है, ये इज है, ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, ये महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का मतलब है वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ना केवल इस कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, या इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, इसको हिंदी में हम कहते हैं के कारण। ठीक है, तो केवल इस कारण से नहीं है कि साइजेस ऑफ द इकोनॉमीज, कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़े साइज की इकोनॉमीज हैं, इसलिए नहीं है। इन्वॉल्व का मतलब यहाँ पे शामिल है, इंक्लूडेड है। अच्छा, इन्वॉल्व का मतलब और कुछ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन करिएगा। अगर मान लीजिए नाउन से पहले आपने लगा दिया इन्वॉल्व, अगर आपने किसी नाउन से पहले इन्वॉल्व लगाया है, तो इस इन्वॉल्व का मतलब फिर शामिल नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंट्रिकेट, और इंट्रिकेट को भी बता दूं मैं, इसका मतलब होता है जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स। और अगर ये नाउन के बाद आता है इन्वॉल्व, नाउन के बाद, जिसे हम पोस्ट एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? शामिल, इंक्लूडेड, एनकम्पास्ड। ठीक है, तो अगर ये बाद में आएगा तो इंक्लूडेड है, पहले आएगा तो जटिल है, ये फर्क है इन्वॉल्व का। ठीक है, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसका मीनिंग, ये व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? व्यवहारिक, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल। नेगोशिएट का मतलब है सौदा करना, डील साइन करना। शोकेस का मतलब है दिखाना, डिस्प्ले करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो एफटीए जो है दोनों के बीच में, ये महत्वपूर्ण है, ना केवल इसलिए, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहां पे एक्चुअल में क्या है, नॉट ओनली ना हो के नॉट जस्ट दे दिया, बात एक ही है। नॉट ओनली के स्थान पे इसने क्या यूज कर दिया? नॉट जस्ट, सेम थिंग इज हियर। तो ये इंपॉर्टेंट केवल इसलिए नहीं है कि दोनों इकोनॉमीज की साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बाजार हैं, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो बिकॉज, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज है ये दिखाता है, क्या चीज? ये जो एफटीए साइन हुआ है, ये इंडियन नेगोशिएटर्स, जो देखो प्लूरल दे रखा है, एस जोड़ रखा है लास्ट में, तो अपोस्ट्रोफे जेनिटिव केस है, वो लास्ट में ही लगेगा। अगर आपको प्लूरल कोई नाउन दे रखी है, एस और ईएस एंडिंग है, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफे एस के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है भारतीय नेगोशिएटर्स का, जिन्होंने डिस्कस करा है, जिन्होंने बार्गेन की है ये डील, उनकी क्या दिखाता है? स्किल दिखाता है। स्किल नाउन है, अपोस्ट्रोफे के बाद डेफिनेटली नाउन ही आएगी। और क्या दिखाता है? मैच्योरिटी। एंड के दोनों और चीजें सेम आती हैं, तो एंड से पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है। ठीक है, कब? डीलिंग विद अ पावरफुल काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी का मतलब है ऑपोजिट पार्टी। भी आपके सामने जो पार्टी बैठी थी वो कैसी थी? बहुत ही पावरफुल पार्टी थी, ये एडजेक्टिव है ना। इसके साथ आपने क्या किया है? डील किया है। डील विद, जब आप डील कर रहे हो एक पावरफुल अपोजिट पार्टी के साथ में, उस समय आपने मैच्योरिटी दिखाई, स्किल दिखाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करिए इन सब चीजों को। और अगर आपको बेसिक से सीखना हो, कुछ आपको डिफिकल्टीज आ रही हो ये 5 बजे वाले सेशन में, तो न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स वाला सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल बेसिक से इससे आसान आर्टिकल्स में लेता हूं। वहां पे फ्रंट पेज वाले आर्टिकल्स, वर्ल्ड न्यूज, इंडिया वाली न्यूज, स्पोर्ट्स पेज से, बिजनेस पेज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज हम डिस्कस करते हैं वहां पे, तो वो वाले आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पैरा पढ़िए। इसमें 3 थिंग्स आर हियर। एक तो मैनेज टू दे रखा है, मैनेज टू का मतलब है सफल होना। जैसे तैसे करके अगर आपको सफलता मिल जाए किसी चीज में, उसको बोलते हैं मैनेज कर लिया आपने। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? संदर्भ। और अकाउंट फॉर का मतलब है इतना पार्ट कवर करना, इतना बनाना, है ना, इतना भाग ये बनाता है, इतना भाग ये कवर करता है, ये मतलब है किसका? अकाउंट फॉर का। बनाना, निर्मित करना। क्या कहना चाह रहा है? इंडिया हैज मैनेज टू नेगोशिएट फेवरेबल टर्म्स। भारत ने जैसे तैसे करके सफलता हासिल की है नेगोशिएट करने में। क्या? फेवरेबल टर्म्स, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म्स या अग्रीमेंट की जो शर्तें थी
वो अपने पक्ष में रखी है इन ईच ऑफ द प्रीवियस 8 एफटीएज। जितने भी 8 पहले अग्रीमेंट साइन हुए थे, एफटीएज साइन हुए थे, उसमें हर एक में ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स और सो, और ये एफटीएज पिछले 4 साल या इतना ही मान लीजिए लगभग 4 सालों में किए गए थे, बट दोज वर विद मच स्मॉलर इकोनॉमीज। लेकिन ये एफटीएज जो साइन किए थे आपने, वो बहुत छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किए थे और छोटे समूह के साथ किए थे। यहां तक क्या समझाया है कि भारत ने जितने भी पिछले 4 साल, लगभग 4 सालों में जो भी 8 एफटीएज साइन किए थे, उनमें से हर एक में भारत ने अपने लिए लाभकारी स्थिति रखी थी, अपने लिए शर्तें जो रखी थी वो बिल्कुल पॉजिटिव रखी थी, लेकिन वो सारे के सारे छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साइन हुए थे, छोटे समूह के साथ साइन हुए थे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जैसे संदर्भ अगर हम समझें तो दी अदर 8 एफटीएस टुगेदर अकाउंटेड फॉर, इसको ऐसे समझिए कि पिछले जो टोटल मिला के 8 जो थे, उनका पूरा जो पार्ट अगर देखोगे तो भारत के साथ जितना व्यापार होता है 24-25 में हुआ, उसका 16% ही ये कवर करते थे, जबकि ईयू अकेला जो है वो 12% लगभग कवर करता है। तो बड़ा बाजार है अपने आप में, ठीक है। तो क्या मतलब है, इंडिया हो गया भाई सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज है, और ये आपकी मैन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। भारत ने मैनेज किया है, क्या करना, नेगोशिएट करना, मतलब स्ट्राइक करना या फिर बार्गेन करना। क्या, फेवरेबल टर्म्स, फेवरेबल एडजेक्टिव है, टर्म्स नाउन है। फेवरेबल का मतलब है बेनिफिशियल, अनुकूल कह सकते हो, लाभदायक कह सकते हो। तो आप इसको बेनिफिशियल कहो या फिर इसको कहो आप अपने लिए फायदेमंद, तो एडवांटेजस भी कह सकते हो। एडवांटेजस, एडवांटेजियस नहीं होता भैया, एडवांटेजस। टर्म्स मतलब कंडीशंस, है ना। जो भी शर्तें इसमें रखी हैं, वो शर्तें कैसे नेगोशिएट करी हैं, फायदे में। इन ईच, किसमें, प्रत्येक में। अच्छा, ईच वाली कहानी याद रखो कि ईच के बाद अगर आप नाउन लगाते हो तब आप ईच का नामकरण करते हो कि डिटर्मिनर है। लेकिन अगर आपने ईच के बाद कोई नाउन नहीं देखा, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे नहीं है, तो इफ ईच इज नॉट फॉलोड बाई अ नाउन, तो फिर ऐसे कंडीशन में इसका जो नामकरण होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ईच कैन प्ले बोथ रोल्स, एक तो ये प्रोनाउन भी है और एक ये डिटर्मिनर भी है। इफ इट हैज अ नाउन आफ्टर इट, इट मींस इट विल बी कॉल्ड अ डिटर्मिनर, बट इफ देयर इज नो नाउन देन इट विल बी कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे सोच के देखिए क्या है, ईच के बाद में ऑफ दे रखा है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोनाउन की रोल में है। तो भारत ने सफलता प्राप्त की है नेगोशिएट करने में फेवरेबल टर्म्स को, किसमें, हर एक प्रीवियस 8 एफटीएज, पिछले जितने भी 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। प्रीवियस एडजेक्टिव है, पिछले 8 एफटीएज, और ये 8 एफटीएज कब की बात कर रहा है, लास्ट 4 ईयर्स और सो। ये 4 ईयर्स और सो लगाया है, इसका मतलब लेखक को भी एग्जैक्टली याद नहीं है कितने वर्ष है, तो 4-4.5 साल मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स। बट दोज वर विद, लेकिन जितने भी ये हुए, बट है वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन भी कैसा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव। ये जितने भी एफटीएज हैं दोज, ये दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। दोज के बाद नाउन होता, दिस के बाद नाउन होता, दैट के बाद नाउन होता, दीज के बाद नाउन होता, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनको बोलते हैं। इनके बाद नाउन नहीं हो तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये जो जितने भी एफटीएज थे वो किसके साथ थे, मच स्मॉलर, कहीं ज्यादा छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ थे, ग्रुपिंग्स के साथ थे। यहाँ ग्रुपिंग्स का मतलब आप कंट्रीज, ब्लॉक्स, जो भी तुम कहना चाहो, उनके साथ थे, ठीक है। अच्छा, स्मॉलर यूज किया गया है, ये मैंने बताया हुआ है शायद आपको, कि वेरी और मच का प्रयोग अगर आप देखें तो ये तो सब लगता है डिग्री कंपैरेटिव से पहले। जनरली मच जो है वो कहाँ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जबकि वेरी जो है वो कहाँ लगता है, ये लगता है पॉजिटिव डिग्री से पहले। तो पॉजिटिव डिग्री से पहले आ जाएगा वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाएगा, मच। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो थे वो कहीं ज्यादा स्मॉलर इकोनॉमीज और ग्रुपिंग्स के साथ थे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप संदर्भ को समझेंगे, संदर्भ ये है कि जितने भी अन्य, दी अदर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब स्पेसिफिक हो। भाई एक तो ये वाला एफटी है, और पिछले जो 4-4.5 साल में हुए वो वाले एफटीएज की बात कर रहे हैं, तो निश्चित है ही कौन से अन्य की बात कर रहे हो, जिनकी 8 बात कर चुके उन्हीं की तो बात कर रहे हो। तो ये स्पेसिफिक है, इस कारण से दी अदर बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, दी अदर का प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन से पहले कर सकते हैं। तो ये जो बाकी के 8 एफटीएज हैं टुगेदर, ये कुल ये साथ मिलकर, ठीक है, अकाउंटेड फॉर, इन्होंने कवर किया, ये वर्ब हो गई इसकी, इन्होंने कवर किया कितना, लगभग 16%, किसका, भारत के टोटल ट्रेड का, किसमें, इस वर्ष में। जबकि ये कंजंक्शन हो गया, ये भी विपरीत बात बताएगा, जबकि ईयू जो अकेला है,
इटसेल्फ मतलब अपने आप में, याद रखना ये सेल्फ वाले जो कहानी है, माई सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, ये वाले जो हैं ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रकार के प्रोनाउन कहलाते हैं। वो डिड आई से कि अगर कहीं भी सेल्फ लगा हुआ है, चाहे माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, या देम सेल्फ हो, या हर सेल्फ हो, या इट सेल्फ हो, ये सारे के सारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर इनको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये कब कब होगा, ये कैसे आप समझेंगे, तो इसको आप समझने वाली बात ये है कि अगर सेल्फ या सेल्ज ये लगते हैं अगर वर्ब के बाद में, तब तो हम इनको नाम देते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। अगर ये लगते हैं वर्ब के बाद में तो क्या बोले इसको, रिफ्लेक्सिव। लेकिन मान लीजिए कि ये वर्ब के बाद में नहीं है, ये लगे हुए हैं कहां पर, ये लगे हुए हैं, ये कहां लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं सब्जेक्ट के बाद। अगर ये लगे हुए हैं सब्जेक्ट के बाद, सेल्फ और सेल्ज, तो हम इसको क्या बोलें, इसको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। जोड़ देते हैं फिर, तो ये कौन सा है, एम्फेटिक है। क्यों है एम्फेटिक, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ईयू यहां पे सब्जेक्ट है, तो ईयू अकेला जो है वो अकाउंटेड फॉर, इसने कितना भाग कवर किया, लगभग इतना 12% कवर किया। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलिए ये वाला कंसेशन दे रखा है, सुना हुआ वर्ड है, छूट को बोलते हैं, रिलैक्सेशन को, डिस्काउंट को बोलते हैं। इंट्रैक्टेबल जटिल होता है, जिसको आप मैनेज नहीं कर पाए वो चीज है, जो मुश्किल है मतलब मैनेज करना। तो इस स्लाइड में ये है कि अंडर द लेटेस्ट डील, ये जो हाल फिलहाल डील हुई है, इस डील में द ईयू विल ड्रॉप टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ द आइटम्स दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स। जितना भी भारत निर्यात करता है ईयू को, उसके 99.5% आइटम्स में ईयू जो है वो टैरिफ नहीं लगाएगा या कम कर देगा, विद मोस्ट गोइंग डाउन टू जीरो। इनमें से अधिकांश जो आइटम्स है वो जीरो पे चले जाएंगे इमीडिएटली अपॉन इंप्लीमेंटेशन, और ये तुरंत हो जाएगा, जैसे ये डील लागू होगी वैसे ही ये प्रभावित हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इंडिया हैज गिवन टैरिफ कंसेशंस ऑन 97.5% ऑफ यूरोप्स एक्सपोर्ट्स। अगर यूरोप भारत में सामान भेज रहा है, उस पर जो इंपोर्ट टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, तो भारत ने कहा है कि हम 97.5% जो है उसमें आपको कंसेशन देंगे, डिस्काउंट देंगे, रिलैक्सेशन देंगे। बोथ साइड्स डिड वेल, दोनों ने ही ठीक किया टू एड्रेस इश्यूज, उन मुद्दों को डील करने में दैट वर प्रीवियसली इंट्रैक्टेबल, जिनको पहले मैनेज नहीं किया गया था, या फिर बड़े मुश्किल से थे मुद्दे। इंडिया इंश्योर्ड, भारत ने सुनिश्चित किया दैट स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, जो ये बताऊंगा कैसे स्ट्रेटेजिक कहा है इसको, जो कृषि वाला क्षेत्र है, डेयरी वाले क्षेत्र हैं, वो एक्सक्लूड रखे भारत ने इस डील से, उसमें शामिल नहीं किए। और ईयू ने भी मैनेज किया कि वो सेवरल ऑफ इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, कुछ जो संवेदनशील यहाँ पे सेक्टर्स थे उनको भी इसने मैनेज किया कि एक्सक्लूड रखें, इस डील के अंदर शामिल नहीं करें। तो दोनों ने ही अपने अपने हितों की सुरक्षा यहाँ पे की है। तो यहाँ पे अंडर द लेटेस्ट डील, ये जो डील है, डील कौन सी, इस एफटीए की बात है जो इंडिया और ईयू के बीच हुई है, उसी के तहत द ईयू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ड्रॉप करेगा। क्या ड्रॉप करेगा, टैरिफ्स ड्रॉप करेगा। ड्रॉप का मतलब या तो सीधा सीधा समझिए कि एलिमिनेट कर देगा, हटा ही देगा, रिमूव कर देगा, लेकिन हो सकता है रिड्यूस कर दे, कम कर दे, दोनों से ही मतलब निकलते हैं। किस पर, इतने प्रतिशत, किसका इतना प्रतिशत, उन आइटम्स का। आइटम्स कौन से, दे लगाया हुआ है, वो आइटम्स जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है, जितने भी भारत आइटम एक्सपोर्ट्स करता है उन आइटम्स का 99.5% जो है उस पर टैरिफ को ड्रॉप करेगा। और इसमें कह रहा है कि थोड़ा समझाया है, विद प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया तो देखो सब आईएनजी है। इनमें से अधिकांश आइटम जो है वो नीचे चल के कहां पे आ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे, और इमीडिएटली आ जाएंगे, तुरंत ही आ जाएंगे, अपॉन इंप्लीमेंटेशन। अपॉन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये नाउन है। इंप्लीमेंटेशन होता है जब भी एनफोर्समेंट होगा या एग्जीक्यूशन होगा, तो जैसे ही आप इसको लागू करेंगे वैसे ही ऐसा हो जाएगा, लागू करते ही। अब यहां पे सब्जेक्ट ये हो गया, ये हैज गिवन, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। तो भारत ने दिया है टैरिफ कंसेशंस, है ना, इसमें छूट दी है, किस पर, इतने परसेंट पर, और ये परसेंट किसका है, ये यूरोप के एक्सपोर्ट का है, जितना यूरोप एक्सपोर्ट करता है उसमें 97.5% आइटम्स पर भारत भी छूट देगा। दोनों ही साइड्स, बोथ डिटर्मिनर है और ये साइड्स नाउन है, दोनों साइड्स मतलब ईयू और भारत, इन्होंने किया, ठीक ही किया। ये एडवर्ब क्या करके, एड्रेस करके, एड्रेस करके मतलब डील करके, हैंडल करके, टैकल करके, किनको, इश्यूज को,
कौन से इश्यूज? दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये वो इश्यूज हैं जो कि वर ये हेल्पिंग वर्ब, प्रीवियसली ये एडवर्ब और ये इंटरेक्टेबल, हालांकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब मानिए इसको, ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका प्रीवियसली एडवर्ब है और इंटरेक्टेबल जो है वो एडजेक्टिव है, जो कि पहले क्या थे? इंटरेक्टेबल थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है, नॉट इजी टू मैनेज। इंडिया इंश्योर्ड, भारत ने सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया? कंजंक्शन लगा के बताया, ये सुनिश्चित किया कि जो स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। एग्रीकल्चरल सेक्टर पता ही आपको, कृषि वाले क्षेत्र, और इनको कहा है स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स पर किसानों की आजीविका निर्भर है, ग्रामीण रोजगार निर्भर है, ठीक है, यहां पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर है, इसलिए इसको बोला स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक रूप से बड़ा सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, सामरिक महत्व वाला सेक्टर है। एंड डेयरी और डेयरी वाला सेक्टर, इन दोनों को वर एक्सक्लूडेड, ये पैसिव वॉइस बनाया पास्ट इंडेफिनिट का, इनको एक्सक्लूड रखा गया, किससे? डील से। डील कौन सी? वही वाली डील, तो निश्चित हो गया, दे लग गया। द ईयू ये सब्जेक्ट, टू एडवर्ब है, ये हमेशा उसी शब्द के ठीक बाद में आता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। तो ईयू ने भी क्या किया? मैनेज किया। क्या करना? एक्सक्लूड करना। किस चीज को? सेवरल ऑफ इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, अनेक, इट्स आर ए पजेसिव एडजेक्टिव, सेंसिटिव है वो एडजेक्टिव, अगेंस्ट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है, ये हो गया आपका ये एडजेक्टिव और ये नाउन। तो इसके अनेक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनको एक्सक्लूड करने में इसको सफलता मिली है, ईयू को भी। तो टू तो यहाँ पे एम्फेटिक वे में है, टू का काम ही ये है एम्फेसाइज करना, उस शब्द के ठीक बाद में लगा दिया करो जिस पर आपको डालना हो स्ट्रेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलिए, इसको गो थ्रू करिए एक बार। स्टैंड आउट का मतलब होता है नोटिसेबल होना, बिकम प्रोमिनेंट, उल्लेखनीय होना। ये वैसे आपको मगअप करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टैंड आउट, स्टैंड मतलब खड़े होना, आउट मतलब बाहर, भीड़ से बाहर खड़े हो, दिखोगे ना अपने आप, नोटिसेबल होगे। वर्केबल का मतलब है व्यवहारिक, कोई चीज जो होने योग्य है, जो व्यवहारिक है, जो होने योग्य है, ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक नहीं है, होने योग्य है। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना, कोई काम जो चल रहा था और वो काम अगर ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, अगर वो काम डिसरप्ट हो गया तो उसको बोलेंगे डीरेल हो गया। तो व्हाट स्टूड आउट, व्हाट की वर्ब है ये, व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन की भूमिका में है। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, कोई भी ना वर्ब जो है वो नाउन प्रोनाउन को देखकर ही आती है, सब्जेक्ट को देखकर आती है। सब्जेक्ट हमेशा दो ही चीजें हो सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। व्हाट स्टूड आउट, क्या चीज है जो उल्लेखनीय रही, क्या चीज विशिष्ट रही, वॉज। अब ये व्हाट स्टूड आउट पूरा का पूरा जो क्लोज बना, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बना सकते हैं? एक क्लोज बना सकते हैं। और क्लोज बना सकते हैं तो क्लोज का भी एक नाम हो सकता है, और चूंकि वर्ब हम क्लोज को देखकर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट की वर्ब तो स्टूड आउट है, व्हाट स्टूड आउट पूरे की वर्ब है वॉज, ठीक है। तो क्या चीज उल्लेखनीय थी? वो ये थी कि कैसे दोनों, कैसे दोनों साइड्स थे, दोनों साइड्स, ईयू और भारत, ये सब्जेक्ट, ये पहुंचे, अराइव के साथ में एट लगता है प्रेपोजिशन, कहां पहुंचे? वर्केबल सोल्यूशन पर। सोल्यूशन आपका नाउन है और वर्केबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो क्या चीज उल्लेखनीय रही? वो ये रही कि कैसे दोनों साइड्स पहुंची वर्केबल सोल्यूशन पर, मतलब उस हल पर जो कि निकाला जा सकता है, जो प्रैक्टिकल हल है, जो हो सकता है, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये हाउ से नया क्लोज स्टार्ट हो गया और सोल्यूशन तक है, ये कौन सा क्लोज है? तो आप कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लोज है। ये क्या है? एडवर्ब क्लोज है। क्यों है एडवर्ब क्लोज? क्योंकि यहाँ पे आपको तरीका बता रखा है कि कैसे पहुंचा, और तरीका बताने वाला जो चीजें होती हैं वो मैनर में जाएंगी, और मैनर जो होता है वो एडवर्ब ही बता सकता है, इसलिए। तो क्या वो चीज थी जो कि उल्लेखनीय रही? वो ये चीज थी कि कैसे दोनों साइड्स पहुंची वर्केबल सोल्यूशन पर ऑन ऑटोमोबाइल्स, और सेक्टर कौन सा? ऑटोमोबाइल्स वाले सेक्टर पर। कैसे यहां डील हुई, ये उल्लेखनीय रहा। इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स, तो ये कह रहा है सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, डिसएग्रीमेंट्स नाउन, और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कह रहा है इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स, मतलब डिसएग्रीमेंट्स रहे थे, असहमतियां रही थी, किसको लेकर? ये ओवर जो है इसका मतलब है रिगार्डिंग, किसको लेकर? ऑटो और ऑटो पार्ट्स को लेकर, ठीक है। इस सेक्टर को लेकर, इनको लेकर डिसएग्रीमेंट्स रहे थे, असहमतियां रही थी। दैट रिलेटिव प्रोनाउन,
अब ये किसके लिए आ रहा है, ये ऑटो और ऑटो पार्ट्स के लिए आ रहा है। ये डीरेल्ड, इसने क्या कर दिया था, इसने डीरेल कर दिया था, इसने डिसरप्ट कर दिया था, है ना, इसने डिस्टर्ब कर दिया था नेगोशिएशंस को, चर्चाओं को। कब की बात है, 2013 की। या एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। रिपीट कर रहा हूं, सुनना। इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स, इट यहां एम्फेटिक वे में है, जोर देने के लिए आ रहा है। तो कह रहा है डिसएग्रीमेंट्स रहे थे, किसको लेकर, ऑटो और ऑटो पार्ट्स को लेकर। ये जो डिसएग्रीमेंट्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, ये दैट जो है ये डिसएग्रीमेंट्स के लिए ही आ रहा है, ऐसा समझो। ये डिसएग्रीमेंट्स जो थे, इन्होंने डीरेल कर दिया नेगोशिएशन। इन डिसएग्रीमेंट्स के चलते नेगोशिएशंस हुए ही नहीं, डिस्कशन हुआ नहीं, बार्गेनिंग हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं, 2013 में डील नहीं हुई। ठीक है, द कोटा बेस्ड सिस्टम, तो ये है कोटा बेस्ड सिस्टम, मतलब आरक्षण आधारित सिस्टम। ठीक है, कि आपने एक कोटा दे रखा है, इतना प्रतिशत तो इसमें चलेगा ही, ऐसा। नाउ अराइव्ड एट, अब नाउ एडवर्ब है क्योंकि टाइम बताता है, अराइव्ड वर्ब है, अराइव के साथ में फिर से देखिए एट आ गया। नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स, तो ये कह रहा है कोटा बेस्ड सिस्टम जो कि अराइव हो गया, मतलब ये सिस्टम जो बन गया, ये ना केवल प्रोटेक्ट करता है, ये तो ना केवल प्रोटेक्ट करता है इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, ना केवल ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, एट द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब है प्राइस रेंज, कीमतों की श्रेणी, कीमतों का एक दायरा। ठीक है, तो किसको प्रोटेक्ट करता है, ना केवल इसको प्रोटेक्ट करता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा। ये देखो यहां है, इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, भारत के घरेलू विनिर्माणकर्ता, एट द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, जो कीमतों के, जो निम्न कीमतों वाले स्तर में है ना, जो कम कीमत वाले आइटम्स बनाते हैं, उनकी बात कर रहा है, बल्कि ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी वर्ब है, किसको, बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, यूरोप के लग्जरी कार मेकर्स के लिए। यूरोप में जो लग्जरी कार मेकर्स है, बड़े बड़े बढ़िया कार बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा अवसर है। फिर समझिए, कोटा बेस्ड सिस्टम नाउ अराइव्ड एट, जो सिस्टम अभी अभी कोटा बेस्ड सिस्टम बना है, ठीक है, आरक्षण आधारित कह दीजिए, रिजर्व्ड कैटेगरी कह दीजिए, है ना, वो जो सिस्टम बना है, वो ना केवल भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो कि कम कीमतों वाला सामान बनाते हैं, केवल उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये यूरोप के लग्जरी कार मेकर्स के लिए भी एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, प्रोवाइड क्या ऑब्जेक्ट है, ये बिग अपॉर्चुनिटी, जिसमें अपॉर्चुनिटी नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर यहां तक, आगे चला जाए, पढ़िए इसको। देखो, फर्वेंट का मतलब इंटेंस या स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है प्रबल। क्या बोलेंगे, प्रबल, इंटेंस या स्ट्रॉन्ग। और बर्जनिंग, इसको बर्जियोनिंग नहीं बोलते, बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। ग्रो रैपिडली या एक्सपेंड। इलस्ट्रेट का मतलब है दिखाना, चित्रित करना, उदाहरण के द्वारा दिखाना, ऐसा समझ सकते हो। क्या कह रहा है इस स्लाइड में, सिमिलरली, इसी तरीके से द कोटा बेस्ड वाइन टैरिफ्स, इसी तरीके से एक आपने वाइन वाली कैटेगरी है, शराब वाली कैटेगरी जो है, उसमें जो टैरिफ है कोटा बेस्ड, है ना, एक आपने रिजर्व कैटेगरी बेस्ड, नॉट ओनली गिव फ्रेंच वाइन मेकर्स एन अपॉर्चुनिटी। तो इस सिस्टम से ना केवल फ्रांस में जो वाइन मेकर्स जो हैं उनके लिए अवसर है, ये फर्वेंट डिमांड ऑन देयर पार्ट, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत रहती है इस तरफ से, बट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू इंडिया बर्जनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, भारत में भी जो तेजी से उभरती हुई घरेलू उद्योग है उसके लिए भी अवसर है। सच अ मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, इस प्रकार की परिपक्व और व्यवहारिक जो अप्रोच है, किसके लिए, टू परसिस्टेंट हिंड्रेंसेस, तो टैकल किस लिए क्या किया है, लगातार जो रुकावटें बनी हुई थी उसके लिए जो अप्रोच अपनाई है, इज द वे, यही वह तरीका है, लार्ज इकोनॉमीज मस्ट नेगोशिएट विद ईच अदर, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ में बार्गेन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। दिस इज फर्दर इलस्ट्रेटेड बाय द मोबिलिटी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स दैट वर साइंड सेपरेटली। और आगे यही बात दिखी किसमें, मोबिलिटी वाले सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स में, जो कि अलग अलग साइन किए गए, यही बात इसमें भी दिखी। तो क्या कह रहा है, सिमिलरली एडवर्ब है, ठीक इसी तरीके से जैसे वो बताया था कार मेकर्स वाला और जो कम कीमतों वाले भारतीय मैन्युफैक्चरर थे उनकी बात की थी, वैसे ही ये जो सेक्टर है वाइन वाला सेक्टर, ये ना केवल, ये टैरिफ्स ना केवल देते हैं क्या, फ्रेंच वाइन मेकर्स को अपॉर्चुनिटी, अभी बीच में इसने लॉन्ग डैश लगा के समझाया कि एक फर्मेट डिमांड रहती है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है ऑन देयर पार्ट, मतलब उनकी तरफ से, मतलब फ्रेंच वाइन मेकर्स को बड़ा ऑर्डर मिलता है, बड़ी डिमांड रहती है। तो केवल इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ये प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली में बट ऑल्सो आ गया।
ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। बल्कि टैरिफ्स जो हैं, जो छूट यहाँ पे मिली है, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शंस, है ना, सुरक्षा देते हैं किसको, भारत के बढ़ते हुए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ पे नाउन हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंडिया यहाँ पे जिनेटिव केस लेके है तो ये भी नाउन है और ये जिनेटिव केस है। जिनेटिव केस अपोस्ट्रोफे जहां भी है तो लेफ्ट राइट दोनों साइड में नाउन होगी, पता है आपको। तो यहाँ पे तो नाउन है इंडस्ट्री, यहाँ पे नाउन है इंडिया। सच मैच्योर, सच के बाद में बताया हुआ है कि या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, एक वचन संज्ञा आती है, गिनने योग्य आती है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। मान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई तो इससे पहले हम ए या एन लगाते हैं। सच के बाद में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई तो इससे पहले ए या एन का प्रयोग हम करते हैं। तो सच अ मैच्योर एंड प्रेग्मेटिक अप्रोच, इस प्रकार की जो परिपक्व और व्यवहारिक अप्रोच है। अब ये अप्रोच है किसके लिए, परसिस्टेंट हिंड्रेंसेस के लिए। वो रुकावटें, हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्ट्रैक्शंस, हर्डल्स, रुकावटें। और कौन सी रुकावटें, जो लगातार बनी हुई है, जो कांस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है, जो कंटिन्यूअसली बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। तो ये जो अप्रोच है, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इच। यही वो तरीका है, वो तरीका जो लार्ज इकोनॉमीज को क्या करना चाहिए, मस्ट नेगोशिएट। लार्ज इकोनॉमीज सब्जेक्ट मस्ट नेगोशिएट, जरूर से नेगोशिएट करना, जो चर्चा करनी चाहिए के साथ ईच अदर। यहां ईच अदर गलत है। ईच अदर का प्रयोग जो है जनरली हम करते हैं किसके लिए, दो के लिए। और दो से ज्यादा हो तो हम यूज क्या करते हैं, वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। दिस इज फर्दर इलस्ट्रेटेड। ये बात जो है, इज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये पैसिव हो गया। फर्दर मतलब आगे चलकर, एडवर्ब है। ठीक है, ये बात आगे चलकर चित्रित होती है, दिखती है, किसके द्वारा दिखती है, इन सेक्टर्स के द्वारा। मोबिलिटी वाला सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन किए गए, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट का। और कैसे साइन किए गए, अलग अलग साइन किए गए, सेपरेटली साइन किए गए। ठीक है, अब आपके ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए कॉलम्स मैच। प्रैग्मेटिक के मतलब क्या बताया था, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। बी, इंट्रैक्टेबल क्या है, जटिल है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। बर्जनिंग का मतलब क्या है, बर्जनिंग, ग्रोइंग रैपिडली, तेजी से बढ़ना। कोटा बेस्ड क्या है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड लिमिट्स, यहाँ पे एक कोटा निर्धारित है, एक कैटेगरी रिजर्व्ड है, इतना ही, तो ये आ जाएगा सी। और फर्वेंट क्या था, प्रबल, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस। ये आंसर है। बात रही क्विजेज की, तो क्विजेज में पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर। ओवरऑल टोन क्या है, तो टोन यहाँ पे मैंने कहा था कि अप्रिशिएटिव और प्रैग्मेटिक अप्रोच है, कहीं पर भी आलोचना नहीं है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या था, प्रैक्टिकल है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वर डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एफटीए बाय इंडिया, कौन से सेक्टर को जानबूझकर अवॉइड किया गया, एक्सक्लूड किया गया, वो था एग्रीकल्चर और डेयरी वाला सेक्टर। ठीक है, और बाकी 2 बचे हैं, ये आपको देने हैं आंसर्स कमेंट बॉक्स में। Okay, see you tomorrow at 5 through a new session. It was all about session number 24. Okay, namaskar. Thank you.